हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में अपना लाइव वीडियो लेकर के। इसमें हम बात करेंगे एक्यूलाइफ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्यूलाइफ की शुरुआती जानकारी कल की लाइव ट्रेनिंग में दी थी कि किस तरह से एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अपैरेटस जो टीएन्स कंपनी ने R&D करके डेवलप किया है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और पूरी दुनिया में लोग इसकी वजह से सेहत का लाभ उठा रहे हैं। ये एक अकेला छोटा सा डिवाइस, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक अकेला छोटा सा डिवाइस केपेबल है लगभग 200 बीमारियों को डिटेक्ट करने में और ठीक करने में। जिस बीमारी को ये डिटेक्ट कर सकता है उसी बीमारी को ये ठीक भी कर सकता है। और इस चीज़ का गवाह है कि इसको FDA ने भी सर्टिफाई किया है। FDA के सर्टिफिकेशन के बारे में जो लोग जानते हो वो जानते होंगे कि फेडरल ड्रग एजेंसी जो अमेरिका की है वो कितना किसी भी चीज़ को सर्टिफिकेट देने से पहले कितनी कठिन टेस्टिंग होती है उसकी। तो इसको CGMP FDA सबका सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जो इसका वेबसाइट पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं। इट हैज़ बिन डिज़ाइंड इन जापान, इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने साउथ अफ्रीका में, इसके अलावा जापान में, चाइना में और नॉर्थ अमेरिका में इसको क्लास 2 मेडिकल डिवाइस का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इसके डिटेक्शन कैपेसिटी को इतना इफेक्टिव माना गया है कि ट्रीटमेंट बाद में पेशेंट चाहे जो भी ले, लेकिन इसी डिवाइस की मदद से उनको डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी है कि ये किसी भी तरह के हेल्थ डिसऑर्डर को, किसी भी तरह के ऑर्गन डिसऑर्डर को एकदम इनिशियल स्टेज पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है हमारे शरीर में जो एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाने के बाद ही ट्रीटमेंट के लिए, सर्टेन लेवल से ऊपर जाने के बाद ही इंसान को फील होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर भी शुरुआत में कुछ और सिम्टम के हिसाब से इलाज देता है। जब वो नहीं ठीक होता तब उसका गहन चेकअप किया जाता है और बहुत सारे टेस्ट के बाद पता चल पाता है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या आपने भी कहा होगा कि बड़ा मुश्किल हो गया है बीमारी का इलाज, बिकॉज बहुत ही आखिरी स्टेज पे है या एडवांस स्टेज पे है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शुरुआत में जांच कराया, पता ही नहीं चला, शुरुआत में कोई लक्षण नहीं थे, इतने दिनों से सब कुछ नॉर्मल था। इस तरह की बातें, तो बहुत सारी बीमारियां या हमारे ऑर्गन का फेलियर है जो ये नहीं बता पाता शुरुआती स्टेज में। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो छोटी सी माइनर सी भी तकलीफ हो, तो हमारा जो दिमाग है उसको तुरंत पहले ही सेंस करता है। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आया, तो कई बार हम लोगों ने महसूस किया है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट देने के बाद, जब वो बात करने के कंडीशन में होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कभी आपको कोई हार्ट पेन वगैरह, तो बोले नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब उनसे बोलते कभी कुछ ऐसा भी हुआ हो, कुछ हल्का सा भी सुई चुभने जैसा या भारीपन या कुछ भी महसूस हुआ, तो बताते हैं कि हाँ ऐसा तो कभी कभार होता था, लेकिन 1-2 सेकंड में ठीक हो जाता था, तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गन अगर कुछ भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है, तो वो शुरुआत के स्टेज पे जैसे उसमें 1, 2, 4, 5% ही प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, ब्लॉकेज आनी शुरू होती है, किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आना शुरू होता है, तो शुरुआत के टाइम में ही हमें इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। लेकिन वो इंडिकेशन नॉर्मली इतना पुअर होता है कि वो इंडिकेशन को हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता, कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारा ऑर्गन जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जैसे मान लीजिए किसी के लिवर में, किडनी में, लंग्स में या इंटेस्टाइन में या हार्ट में, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, किसी भी तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई, जो आपको किसी भी तरह का एहसास अभी नहीं दे सकती, जैसे फीवर नहीं हो सकता या उसकी वजह से कोई दर्द नहीं हो सकता, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या इंडाइजेशन नहीं हो सकता, या गैस नहीं बनता, या कुछ भी, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे है और आपका शरीर, भगवान ने, प्रकृति ने इतना सक्षम बनाया हुआ है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो भी वो काम चलाता रहता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई चेकअप नहीं कराएंगे, कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी तो माइनर कहीं से केमिस्ट से कोई दवा लेकर के या कोई देसी घरेलू इलाज करके आप उसको दबा देंगे, तो आपको पता नहीं चलता है और वो अंदर अंदर बीमारी बढ़ती रहती है। लेकिन वो जो अंग है जो खराब हो रहा है, वो दिमाग को तो सिग्नल देता है कि हाँ मैं खराब हो रहा हूँ। तो दिमाग को जो सिग्नल देता है, वो इस सिग्नल को, चाहे वो शुरुआती स्टेज पे हो, 1%, 2%, 5%, 10% की खराबी हो, ये एक्यूलाइफ उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके मदद से आप जान सकते हैं कि किसी ऑर्गन में खराबी की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि ये इक्विपमेंट जो ऑर्गन के बीमारियों को या ऑर्गन के तकलीफ को डिटेक्ट करता है,
और बीमारियों को डिटेक्ट करता है, और आने वाले टाइम में आपको शरीर में क्या तकलीफ होने वाली है, आने वाले समय में क्या बीमारी होने वाली है, उसको भी डिटेक्ट करता है। उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी एक इंसान को जब शरीर में एक बीमारी की शुरुआत ऑलरेडी हो जाती है तो वो उसको उस टाइम नहीं पता चलती। जब वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इंडिकेशन देने लायक, सिम्टम्स दिखाने लायक स्टेज पे पहुंचती है, तब पता चलता है। लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर एंजियोग्राफी करके बोलता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, 97% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है, 2 आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक है। क्या आपको लगता है कि एक दिन में, 2-4 दिन में, 10 दिन में इतना ब्लॉकेज होता होगा? डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलते हैं इनका लिवर तो 60% खराब हो चुका है, 70% खराब हो चुका है। क्या आपको लगता है ओवरनाइट लिवर इतना खराब हो जाता होगा? ये सारा प्रोसेस 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल इतना टाइम लेता है। यानी हमारा शरीर, जो हमारा ऑर्गन है, वो दिमाग को, ब्रेन को और हमें थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल इंडिकेशन बहुत पहले से देना शुरू कर देता है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हमारा काम चलता रहता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, चेकअप नहीं करवाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर एक्यूलाइफ से डिटेक्ट, जब आपके ऑर्गन, सारे ऑर्गन का, सारे पूरे बॉडी के ऑर्गन का चेकअप किया जाता है, तो कौन सा ऑर्गन कितना प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है वो ये बता देता है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए कहीं पर बहुत कम माइन्यूट प्रॉब्लम, यानी वहाँ पे शुरुआती स्टेज पे है, थोड़ा मॉडरेट आ रहा है तो बीमारी बढ़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा सेंसेशन आ रहा है प्रिकिंग का या वाइब्रेशन का, तो इसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। हो सकता है आपको एक्सपीरियंस हो रहा हो या आने वाले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस शुरू हो जाए। लेकिन मान लीजिए आपके शरीर में कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम अभी शुरुआत हुई है। जैसे कोई इंसान है जो ड्रिंक करता है, उसके ड्रिंक करना उसने शुरू किया, उसके लिवर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसको वो प्रॉब्लम अभी फील नहीं होगी। क्या जो दारू पीना शुरू करता है, क्या उसका लिवर तुरंत 6 महीने, साल भर, 2 साल में थोड़ी खराब हो जाता है? वो 5 साल, 7 साल, 10 साल का टाइम लेता है। लेकिन अगर वो इस एक्यूलाइफ से चेक करेगा, या स्मोकिंग करने वाले, उसके लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन क्या उसको तुरंत ही प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है? 10 साल, 20 साल, 25 साल स्मोकिंग करने के बाद उसको प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन जब वो इस एक्यूलाइफ से डिटेक्ट करेगा, या कोई बहुत जंक फूड खाता है वो एक्यूलाइफ से डिटेक्ट करेगा, तो ये उसको प्रॉब्लम बता देगा। अब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो गलत काम कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या जंक फूड बहुत खा रहा है, वो उसको बंद कर दे। उसके अलावा जो उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है वो खाना शुरू कर दे, अच्छा खाना खाना शुरू, या केवल एक्यूलाइफ का ही अगर प्रिवेंटिव थेरेपी लेना शुरू कर दे, तो वो ऑर्गन फिर से हेल्दी हो जाता है और वो बीमार होने से बच जाता है। दोस्तों, आप सब भी जानते होंगे कि कोई भी चीज़, जब आपको बीमारियों से तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि बीमार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो हमें शरीर को जीने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितना न्यूट्रिशन है, हेल्दी खाना है, वो नहीं मिलता। प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, साउंड पोल्यूशन है, उसके अलावा जो रेडियो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल टावर का रेडिएशन, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट से निकलने वाला रेडिएशन, कंप्यूटर से, टीवी से, एसी से, रेफ्रिजरेटर से, इन सारी चीज़ों से जो निकलने वाला, वाईफाई डिवाइसेस से, इन सारी चीज़ों से जो निकलने वाला रेडिएशन है, आप ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, हर जगह वाईफाई, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं और आप उस रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं और रेडिएशन से डीएनए डैमेज होता है, रेडिएशन से कैंसर का खतरा है। दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर का रीज़न बनता जा रहा है रेडिएशन। तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती रहती है और धीरे धीरे बीमार करती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। जब पता तब चलता है जब बीमारी हो चुकी होती है। उसके बाद आप इलाज कराते हैं तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। कोई इंसान गारंटी नहीं ले सकता कि मैं या मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, तो खर्चा तो करना ही होगा। लेकिन अगर उससे पहले आप थोड़ा सा प्रिवेंटिव खर्चा कर लेते हैं तो पैसे तो शायद नहीं बचेंगे, क्योंकि बीमार होने के बाद जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ज़्यादा पैसे लगेंगे और पहले करने में कम लगेंगे। अगर आप उसको फिर भी ना माने तो पैसे तो लगने हैं दोनों ही सूरत में। आज प्रिवेंटिव में दे दो या कल ट्रीटमेंट कराने में दे दो, दोनों ही सिचुएशन में आपको, दोनों ही सूरतों में पैसे तो खर्च करने हैं। पैसे तो आप बचा नहीं सकते। जो पैसा आपके अकाउंट से डॉक्टर या हॉस्पिटल या केमिस्ट या फार्मासिस्ट या फार्मा कंपनी के अकाउंट में जाने का न किस्मत ने लिख दिया है, वो तो जाएगा। या आप पहले दे दो या बाद में दे दो। पहले देने से लोग कतराते, अच्छा जब होगा देखा जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है ना। लेकिन उसमें नुकसान क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आप पहले दे देते हैं तो बीमारी के दौरान जो तकलीफ होती है उससे बच जाते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पूरे परिवार को जो तकलीफ होती है उससे बच जाते हैं। और इसके अलावा बीमारी के दौरान जो आपका काम का हर्जा होता है, आप काम पे नहीं जाते, दुकान नहीं खोल पाते, ऑफिस नहीं जा पाते, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी पैसे का नुकसान होता है। यानी अगर आप पहले पैसे खर्च नहीं करते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा,
तो ये आपको तकलीफ के साथ साथ डबल महंगा भी पड़ता है, क्योंकि पैसे तो खर्च होते ही होते हैं ज़्यादा, उसके साथ साथ आपकी इनकम भी रुक जाती है। तो ये एक प्रिवेंटिव डिवाइस के रूप में भी, अगर ये डिवाइस, इनकम की बात को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगर ये डिवाइस अगर आपके घर में है तो यकीन मानिए आपके घर में जितने लोगों को जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो तो ये ठीक करेगा ही। फ्यूचर में कभी किसी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये समय समय पे सभी लोग महीने में एक बार अपना चेक करते रहें। ये समय समय पे इंडिकेशन देता रहेगा कि ये ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है, ये ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम, और उसकी थेरेपी लेते रहें। सारे लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, किसी को भी कभी कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज़ को मैं अपने घर में ट्राई और टेस्ट करता रहता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से सलाह लेकर के, या पूरी दुनिया में, जिनको मैं नहीं जानता आप नहीं जानते, पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है और इसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। अब हम बात करते हैं इसके बीमारी के डिटेक्शन मेथड की। मैं आपको आज ऑन करके नहीं दिखाऊंगा, सारा प्रोसीजर मैं कल ही समझा चुका हूँ। इसका वीडियो आप जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो पिछला वीडियो मेरे पेज पे अवेलेबल है, कल का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जो डिफरेंट बीमारियां हैं उसका डिटेक्शन प्रोटोकॉल क्या है मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। जो इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने आज जो मैसेज सर्कुलेट किया था उसके हिसाब से ही मैं जाऊंगा कि मैंने क्या मैसेज सर्कुलेट किया था, कि क्या जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं, और उसके हिसाब से ही मैं आज आपको ये सारा कुछ बताऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके लिए हम कैसे इसको डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एक चार्ट आता है, जो चार्ट मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरे पास अभी ये बुक है, इस तरह का एक हैंड एक्यूप्रेशर पॉइंट का चार्ट होता है, जिसमें नॉर्मली सारे ही ऑर्गन्स का पॉइंट्स बनाया गया है, जिसको नंबर भी दिया गया है। ये 1-2 से शुरू होता है। ये 1 नंबर से यूरेटरी ट्यूब से शुरू है, उसके बाद 2 नंबर पे विजाइना, 3 नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड, 4 नंबर पे यूट्रस। इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये चार्ट एक एक्यूलाइफ के साथ आता भी है, और इसके साथ ये जो बुक है उसमें डिजीज़ वाइज इसको एक्सप्लेन किया गया है, इस इक्विपमेंट के बारे में, इससे कैसे थेरेपी लेनी है उसके बारे में, और डिजीज़ वाइज बीमारियों के हिसाब से अलग अलग पेज में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी बीमारी के लिए कहाँ पे डिटेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी बीमारी को, जैसे आजकल जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, मैं उसका डिटेक्शन का और उसका ट्रीटमेंट, जो कॉमन डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं, दर्द होते हैं, उसका कैसे देना है मैं उसका बताना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो गर्दन का दर्द होता है, सर्वाइकल पेन बोलते हैं उसको। गर्दन के दर्द से लेकर के वो बैक, पीठ के दर्द से होते हुए कमर के दर्द तक जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है, इस फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ अंगूठे के ऊपर निशान जो फ़ोटो बनी हुई है वो आपको दिखेगी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का फ़ोटो बना हुआ है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका फ़ोटो बना हुआ है। तो रीढ़ की हड्डी या उससे रिलेटेड अंग में, गर्दन से लेकर के कमर तक अगर कोई दर्द होता है तो आपको अंगूठे के ऊपर ही जांच करनी होती है। इसको, ये लाइन जो है, इस लाइन में इसको घुमाना होता है। इस लाइन में घुमाने से आपको जहाँ जहाँ पे करंट महसूस हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में या रीढ़ की हड्डी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं भी है, तो इसको एक अनपढ़ इंसान, एक लेमैन, एक बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, और जांच भी कर सकता है और थेरेपी भी ले सकता है। कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप इसको इस पर घुमाना शुरू करेंगे आपको ये प्रिकिंग का सेंसेशन या वाइब्रेशन का सेंसेशन देगा। जहाँ पे आपको प्रिकिंग क्या या वाइब्रेशन का सेंसेशन होता है, एक नॉर्मल इंसान इससे कैसे चेकअप कर सकता है और अपनी थेरेपी कैसे ले सकता है, मैं वो बता रहा हूँ। तो जहाँ पे भी ये प्रिकिंग का सेंसेशन देता है वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, पेन से आप मार्क कर लीजिए। आप चाहें तो जहाँ पे प्रिकिंग का सेंसेशन हुआ वहाँ पे बुक में आपके या चार्ट में कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, कौन सा ऑर्गन लिखा हुआ है, जैसे आप देखेंगे इसको, स्पाइन को ही सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन और सैक्रल स्पाइन 4 हिस्सों में बांटा गया है, और लाइन दे करके उसको डिवाइड किया गया कि कहाँ से कहाँ तक। आपने जब किसी को MRI वगैरह होती है तो आपने सुना होगा कि उसको बताते हैं कि इसके L1 में प्रॉब्लम है, L2 में प्रॉब्लम है, तो लंबर स्पाइन को जितने हिस्सों में बांटा गया है उसके हिसाब से होता है। या उसके ऊपर जो थोरेसिक स्पाइन है उसमें बताया जाता है कि T1 T2, इस तरह से। तो आप उसको समझ सकते हैं कि जहाँ पे करंट आ रहा है, जब आप किसी को, अगर किसी ने बताया कि इसके L3 L4 में कंप्रेशन है, यानी वहाँ पे दबा हुआ है। कई बार लोग बोलचाल की भाषा में, डॉक्टर सबको नहीं समझ में आता पेशेंट, तो बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए बोल देते हैं कि रीढ़ की हड्डी में गैप कम हो गया है। तो एक्चुअली जो रीढ़ की हड्डी का शेप होता है, आप देखेंगे कि वो गोल गोल रिंग्स बनी होती हैं,
और वो एक गोल गोल हड्डियों के रिंग्स का एक छल्ला है, उस छल्ले के अंदर से सारे हमारे नर्व्स क्रॉस करते हैं, उनको वो एक पाइप बनाया जाता है ताकि वो नर्व्स को सेफ रख सके। और वो छल्ला इसलिए क्योंकि अगर वो पूरी तरह से सील्ड पाइप होगा तो उसमें से फिर वो नर्व निकल के शरीर के डिफरेंट हिस्सों में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए वो छल्ला बनाया गया जिसमें से जगह जगह पे वो निकलते हैं। तो कहीं पे अगर उसका जो शेप है वो कहीं पे भी अगर डी शेप होता है, एक पाइप है, अगर वो जैसे आपके हाथ में अगर कोई स्प्रिंग हो या पेन का स्प्रिंग हो, वो स्प्रिंग को आप अगर स्पाइन समझ लेते हैं, उसको आप एक तरफ झुकाइए तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो जो छल्लों के बीच का गैप है वो बढ़ जाता है, दूसरी तरफ घट जाता है। तो वही चीज़ जब होती है तो जिस तरफ वो गैप घटता है उस तरफ से जो नर्व बाहर निकल रही है वो उसको दबाना शुरू कर देता है। जिस तरफ फैल जाता है वहाँ पे जो उसका गैप है वो बढ़ जाने की वजह से उस तरफ वहाँ पे पेन भी देता है, दूसरी तरफ वो जैसे किसी को अगर L4 L5 जहाँ से पैरों के या थाइज़ के इस तरह वहाँ पे जाने वाले नर्व्स निकलने शुरू होते हैं, वहाँ पे अगर कंप्रेशन होता है तो आप देखेंगे लोगों को कमर में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत तो होती है। थोड़ी देर वो अगर वो खड़े रहें या एक पोजीशन में बैठे रहें या चले फिरें तो उनके पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे उस पोजीशन में आते हैं वो दबना शुरू होता है, नीचे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब आपको या तो आपको इस चीज़ को पढ़ के पूरा जान लेना चाहिए, या फिर जैसे आप यहाँ पे इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे ही स्पाइन पे आप इसको चलाएं, 2-3 बार 4 बार चलाएं, जहाँ जहाँ पे करंट लगे वहाँ पे आसपास में थोड़ा सा इसको रोटेट करके घुमा के देखें। जहाँ पे उस सेंसेशन, पिकिंग का सेंसेशन या वाइब्रेशन का सेंसेशन सबसे ज़्यादा महसूस हो जिस पॉइंट पे, वही आपका कल्प्रेट पॉइंट है, वो उसको मार्क कर लें, उसको फिर पेज से मैच कर लें या मार्क कर लें, मार्क करके रखते जाएं। और उसके बाद वहाँ पे क्या करें, जब आप इस मोड को जो रिलीफ मोड में जब चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट कल्प्रेट पॉइंट है, कौन सा अफेक्टेड पॉइंट है, मैं कल्प्रेट पॉइंट बोलता हूँ, तो जब अफेक्टेड पॉइंट ने आपने मार्क कर लिया तो सिर्फ आपको मशीन को डिटेक्ट मोड से रिलीफ मोड में ट्रांसफ़र करना है और उसी पॉइंट पे 15 मिनट की थेरेपी देनी है जो आपने मार्क किया है, और उससे आपको दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो दर्द की, जैसे हम सर्वाइकल पेन की बात करें, तो सर्वाइकल पेन में क्या होता है, मोस्टली यहाँ के मसल्स हार्ड होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी में भी डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है उसके शेप में। और इसके जो ज़्यादातर कॉमन रीजन है सर्वाइकल पेन, अगर कोई कंधे पे बहुत भारी बैग लेकर के या एक कंधे पे टांग करके ट्रैवल करता है, जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली हमारा मोबाइल इस्तेमाल करने का ऐसे आपका सिर होता है, तो ये हमारे सिर का जो एवरेज वेट होता है एक एडल्ट का लगभग 9 किलो होता है। तो ये इतना भारी वजन अगर कॉन्टिन्यूसली ऐसे झुका रहेगा तो ये जो गर्दन का जो ये पोर्शन है इस पर एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है पूरे सिर का वेट आने से, तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम होती है। किसी इंसान को अगर ऊंचा तकिया लगा करके सोने की आदत है, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है और ये सरफेस है और ये ऊंचा तकिया, तो आप देख सकते हैं कि ये अगर आपका सिर है तो इसकी पोजीशन इस पर ऐसे होगी, ऐसे करके ये आपका सिर होगा, तो ये फिर से आगे की तरफ ये ऐसे हमारा जो सिर है वो इस बॉडी की तरफ प्रेस होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बोन में है, ये पीछे की तरफ जो ये बोन में है, यहाँ पे गैप बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से वो पेन शुरू होता है। पेन शुरू होता है तो क्या कर, आपने देखा होगा कि लोगों को गले में पट्टा पहना देते हैं। तो गले में पट्टा पहना देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गले को एकदम जाम करके प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह रखा हुआ है। उसमें क्या होता है, जब वो गले में पट्टा पहनाते हैं तो आप गर्दन को इससे नीचे झुका ही नहीं सकते, तो आपको गर्दन ऐसे ही सीधी रखनी पड़ेगी हमेशा। तो सीधी रखने से क्या होगा कि ये जो पीछे का गैप है वो कम होने लगता है, धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन में आने लगता है, तो धीरे धीरे। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो उससे ठीक नहीं होता, वो उसका सिर्फ प्रिवेंशन है कि गर्दन आपकी झुकेगी नहीं तो आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको निकाल देंगे और उस पट्टे की वजह से एक तो आपका लुक ख़राब होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उस पट्टे को लगा करके रखने में हमेशा। तो अगर आप इस एक्यूलाइफ को सही ढंग से इस्तेमाल करें तो उस प्रॉब्लम को, उस पट्टे को 1 दिन में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस एक्यूलाइफ से आपको सबसे पहले तो जो ये सर्वाइकल स्पाइन वाला जो पॉइंट है, सर्वाइकल स्पाइन वाले पॉइंट पे आपको पूरी थेरेपी लेनी है। तो उसके लिए एक आधा पॉइंट जो होगा उससे करने से अच्छा नहीं है कि 15 मिनट एक पॉइंट पे करने से अच्छा ये जो पूरा छोटा सा पोर्शन है, ये अंगूठे के ये कॉर्नर से जहाँ पे ये नेल खत्म होता है उससे थोड़ा सा नीचे से ये शुरू होता है और उसके बाद ये जो पहला ये जो जॉइंट का निशान है यहाँ तक आता है, ये सर्वाइकल वाला पोर्शन। आप बुक में देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं ज़्यादा क्लियरली। तो आपको इस पूरे ही रीजन में इसको ऐसे ड्रैग करते हुए ये थेरेपी लेनी है। ये थेरेपी आप आधा घंटा भी ले सकते हैं, 45 मिनट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 पॉइंट को यहाँ पे स्टिमुलेट करता है। आधा घंटा तो ले लीजिए, आधा घंटा इस थेरेपी को लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास BCM है, जैसे हर चीज़ का सोल्यूशन एक नहीं, अगर आप फास्ट रिकवरी चाहते हैं तो आप BCM पे दोनों हाथ, क्योंकि ये जो दोनों हाथ रख करके अगर आप थेरेपी देंगे तो फ्रोजन शोल्डर का जो इफेक्ट होता है वो पूरा इस जो यहाँ का जो पूरा मसल्स है, जो मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है सर्वाइकल के पेशेंट को, क्योंकि वो गर्दन ज़्यादा मूव नहीं करता है तो मसल्स धीरे धीरे, हाथ भी नहीं हिलाता है तो
मसल्स में वहाँ पे स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। तो बीसीएम पे अगर दोनों हाथ रख करके अगर आप थेरेपी लेंगे तो यहाँ के मसल्स को रिलैक्स करता है। नहीं तो आप इसको यहाँ पे मैं फिराएंगे, ये गर्दन की जो ये जो दोनों तरफ देखेंगे कि एक सिरा से खिंचती है, इसके लाइन में आप इसको यहाँ पे फिराइए। यहाँ पे फिराएंगे तो कहीं लगभग इस एरिया में आ करके वो जो पेशेंट है या जिसको आप थेरेपी दे रहे हैं या आप खुद को अगर थेरेपी करें तो ऐसा महसूस होगा जैसे पूरे ही यहाँ के मसल्स को इस तरह से, जैसे स्पंज को हम हाथ में निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ लिया है। जैसे ही आप एक्यूलाइफ उठा लेंगे वो पूरा रिलैक्स हो जाएगा, फिर ऐसे निचोड़ लेगा, फिर ऐसे रिलैक्स हो जाएगा, फिर ऐसे निचोड़ लेगा, फिर ऐसे रिलैक्स होगा। वहाँ पे प्रिकिंग का सेंसेशन भी होगा तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जब आप शरीर के हाथ के अलावा शरीर के किसी भी अंग पे अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मली हाथ पे जितने इंटेंसिटी पे इस्तेमाल करते हैं, अगर हाथ पे 3 पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉडी पे डायरेक्ट कीजिए तो 1 या 2 पे कीजिए, क्योंकि ये स्किन जो है वो हाथ के स्किन से पतली है तो यहाँ पे प्रिकिंग का सेंसेशन ज़्यादा महसूस होता है। तो उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी आप कम रखेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे इसको थेरेपी देंगे, थेरेपी देने के बाद यहाँ पे जैसे ही वो जो पॉइंट आपका मिल गया, अब सिंस यहाँ पे कोई इसको ऑन करके यहाँ पे जैसे ही इसको, तो ये ऐसे ये पूरा कंधा ऊपर के जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे आप आए, यहाँ पे आपने सटाइए, अगर वो एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे सटाएंगे तो ये पूरा ऐसे कंधा ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, ये पूरी तरह से उसको निचोड़ लेगा। ऐसे लगेगा जैसे कोई स्पंज को निचोड़ रहा है। जैसे आप हटा लेंगे वो छूट जाएगा। तो इस तरह से आप 10-10 मिनट की थेरेपी दोनों तरफ शोल्डर्स पे दे सकते हैं। अगर कई लोगों को सर्वाइकल पेन में एक तरफ ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप एक तरफ दीजिए, अगर दोनों तरफ तकलीफ है तो दोनों तरफ दीजिए। ये 10-10 मिनट की थेरेपी यहाँ पे और 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे की थेरेपी यहाँ पे दे तो इतना रिलैक्स मोस्टली केस में मिल जाता है कि वो एक ही दिन में वो बैंड आप हटा सके, गर्दन रिलैक्स हो जाएगा। सर्वाइकल के पेशेंट को ऊंचा तकिया लगा के भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कुछ लोगों को एक दिन में रिलैक्स ना मिले, तो उनको आप 2 से 3 दिन थेरेपी ले, लेकिन थेरेपी देने से पहले यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और स्टिमुलेट करने के लिए बिना करंट को ऑन किए हुए इससे आप इस एरिया में ऐसे मसाज ले सकते हैं और इससे इस पॉइंट को, इस पूरे गर्दन में पूरे एरिया को ऐसे जैसे मान लीजिए मैं हाथ पे ऐसे ही बिना करंट ऑन किए दबा रहा हूँ तो इस पूरे एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं 10-15 मिनट। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। उसके बाद थेरेपी देंगे तो और भी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा। उसके बाद हम चलते हैं शोल्डर्स के पेन पे। शोल्डर्स के पेन पे आपको शोल्डर्स का एक्यू पॉइंट जो है वो आपको उंगली में यहाँ पे है, ये दोनों जगह पे शोल्डर्स का पेन का एक्यू पॉइंट है, क्योंकि हमारे शोल्डर्स का पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर कंधों में दर्द होता है तो यहाँ पे आपको थेरेपी लेनी है 15 मिनट इस तरफ, 15 मिनट इस तरफ, या एक ही तरफ के कंधे में अगर दर्द है तो जिस तरफ के कंधे में दर्द है लेफ्ट या राइट उस तरफ आप 15 मिनट की थेरेपी करेंगे। उस 15 मिनट की थेरेपी करने के बाद आप बीसीएम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्रोजन शोल्डर वाला पोज। अगर बीसीएम है आपके पास और किसी भी दर्द का रिलैक्स करने में भी आपके पास अगर थेरेपी कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो आपके पास बीसीएम का इक्विपमेंट का होना भी ज़रूरी है। वहाँ पे आप रिलैक्सेशन के लिए सर्वाइकल पेन और शोल्डर के केस में जो हमारा हेड केयर एपरेटस है उसको भी वाइब्रेशन मोड में मसाज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे थेरेपी लेने के बाद जो शोल्डर पेन का केस है उसमें यहाँ पे थेरेपी लेने के बाद आपको जो ये उंगली का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे भी, क्योंकि वो जो बॉडी का अपर पार्ट है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पे भी आपको 5-10 मिनट की थेरेपी लेनी चाहिए। वो ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पे इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आर्म्स में ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो पॉइंट जिम्मेदार है। और ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे दोनों तरफ आप देखेंगे डायग्राम में दोनों हाथों की फ़ोटो बना करके हाथों की शुरुआत यहाँ से दिखाई गई है। तो कंधों की जकड़न में और शोल्डर पेन में यहाँ पे आप थेरेपी ले सकते हैं, वहाँ पे आप थेरेपी करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थराइटिस का पेन। आर्थराइटिस का पेन आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को उम्र बढ़ने के साथ आर्थराइटिस होता है, जिसको रोमेटिज्म या रोमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कम उम्र में ही आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगी है। उसमें मोस्टली सारे जोड़ों में दर्द होता है। वो एक तरह से कार्टिलेज का भी इशू है, जोड़ों में जो ग्रीस जिसको आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या कार्टिलेज, वो खत्म होने लगता है और उसकी वजह से सारे ही जोड़ों में दर्द होने लगता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों में खासतौर पे उम्र बढ़ने के साथ जो आर्थराइटिस होता है उसमें रोमेटिज्म वाले केसेस में वो उंगलियां भी मुड़ने लगती है और डिसोरिएंटेड होने लगती है, जिसको इनवर्ड कर्लिंग फिंगर भी बोलते हैं। तो इसमें सारे ही जोड़ों की थेरेपी आपको देनी है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप एक एक पॉइंट पे जोड़ पे देते रहेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो ये हाथों का ये पूरा पॉइंट यहाँ पे ड्रैग करते हुए आप 15 मिनट की थेरेपी दीजिए इधर। उसके बाद इस उंगली में पैरों का पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ ड्रैग करते हुए यहाँ से यहाँ ड्रैग करते हुए
आप 15 मिनट की थेरेपी दीजिए। उसके बाद जो हमारा आर्थराइटिस का ये रोमेटिज्म का पॉइंट है, रोमेटिज्म का पॉइंट है यहाँ पे, ये जो हमारी कानी उंगली है स्मॉल फिंगर, इसमें जो ऊपर की तरफ से जो पहला ये जॉइंट और दूसरा जॉइंट, उसके बीच में ठीक सेंटर में अंदर की तरफ रोमेटिज्म का पॉइंट है। वहाँ पे आप 15 मिनट 20 मिनट की 15 मिनट की थेरेपी देंगे। उसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो ये रूमेटाइड जो आर्थराइटिस का जो पेन होता है, उसके लिए शरीर के बहुत सारे ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं। वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? वो ऑर्गन में सबसे पहले तो आपको लिम्फ नोड्स को चेक करेंगे। लिम्फ नोड्स पे भी करंट आएगा, वहाँ पे भी अगर करंट आए, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो ज़रूरी जो जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है उसके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो वो लिम्फ को आप एक्टिवेट करना होगा, लिम्फ को आपको एनर्जाइज करना होगा, वो ज़्यादा कार्टिलेज का प्रोडक्शन शुरू करेगा। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, वो भी ज़रूरी है पूरी तरह से एक्टिव होना, पूरी तरह से अजाइल होना, कि वो ज़रूरी कार्टिलेज का प्रोडक्शन हो सके। उसके अलावा जो हमारे कोलोन है, उसमें भी सूजन की वजह से या उसके फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम की वजह से कार्टिलेज का प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। सिंस सारे जोड़ों का ये इशू है, पूरे शरीर में इतनी सारी हड्डियां, इतने सारे जोड़ हैं, उंगलियों के एक एक पोड़ में, कलाई में, कोहनी में, शोल्डर्स में, हर जोड़ में दर्द होता है। आप इतना ज़्यादा थेरेपी नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि आप उसके रूट कॉज को पहले ट्रीट करना शुरू करें। सबसे ज़्यादा दर्द हाथ पैरों में तकलीफ होती है, क्योंकि हाथ से काम करना होता है, पैर से चलना होता है। तो हाथ पैरों पे तो आप डायरेक्ट थेरेपी दे दीजिए। बाकी आप कंधे पे भी दे रहे हैं, गर्दन पे भी दे रहे हैं, एल्बो पे भी दे रहे हैं, इधर उधर अलग अलग देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कमर पे भी दे रहे हैं। आप फोकस कीजिए सीधा सीधा जो उसका रूट कॉज है। उसका जो रूट कॉज है वो है हमारे लिम्फ नोड्स, वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, वो है हमारा कोलोन। इन तीनों पॉइंट्स पे अगर आप थेरेपी देंगे, और किडनी में अगर कोई फंक्शनिंग प्रॉब्लम हो तो भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो किडनी के पॉइंट्स पे भी थेरेपी दीजिए, तो वो जल्दी इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा और जल्दी क्योर होना शुरू करेगा। हाँ, दर्द में राहत के लिए आपको शुरुआत में हाथों और पैरों के पे पूरा ड्रैग करते हुए आप थोड़ी देर के लिए 5-5 मिनट की थेरेपी हाथों पे दोनों तरफ, और 5-5 मिनट की थेरेपी, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम फोकस नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, आर्थराइटिस का पेन है, दर्द तो हाथ पे, तो हम सिम्टम्स का इलाज करना शुरू कर देते हैं। एक्यूलाइफ से अगर आपको रिजल्ट जल्दी लेना है और इफेक्टिव रिजल्ट लेना है, अगर सिर्फ डेमो दिखाना है, तब तो आप सिम्टम्स पे थेरेपी दीजिए। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बिजनेस भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इसको किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं कि आपको ठीक कर सकता है, तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स को रिलैक्स करना होगा। तो जब तक आपके डेमो का काम चल रहा है, कि आप कोई बंदा आया, आज उसको डेमो देना है 1 दिन या 2 दिन, उसमें उसको रिलैक्स मिलेगा, तब जाकर के उसको यकीन होगा कि ये मशीन काम करती है और वो खरीदेगा। तो उस टाइम में तो जो सिम्टम्स हैं, यानी सिम्टम क्या है, उसको हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, गठिया वाले को सबसे ज़्यादा तकलीफ हाथ पैरों में होती है, तो आपको उसको सिम्टम्स वाले पॉइंट पे हाथ पैरों पे शुरुआत में 1-2 दिन ज़्यादा थेरेपी देनी है। पूरा टाइम 15 मिनट इस तरफ, 15 मिनट इस तरफ, आधा घंटा, 15 मिनट इस तरफ, 15 मिनट इस तरफ, 1 घंटा। तो टोटल 1 घंटा थेरेपी आप उसमें दीजिए। जो रीजन है, जो लिम्फ है, जो कॉलोन है, जो एंडोक्राइन है, उस पर आप थेरेपी नहीं भी देंगे शुरुआत के 1-2 दिन चलेगा। लेकिन जब क्योर करने की बात आती है, तो पर्टिकुलर ऑर्गन पे थेरेपी दे करके, आप सिम्टम्स वाले ऑर्गन पे थेरेपी दे करके आप क्योर नहीं कर सकते। क्योर के लिए आपको उसके रीजन में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये बुक है तो आप देखेंगे 3 तरह के निशान आपको दिखाए गए हैं इसमें, जिसमें से जो ग्रीन कलर के निशान है वो जो डायरेक्ट ऑर्गन को, जो जहाँ जहाँ पे सिम्टम्स नजर आएंगे उसको इंडिकेट करता है। जो ब्लू कलर में स्क्वायर बॉक्स में जो निशान दिखाए गए हैं वो उसके रीजन, जो ऑर्गन जो रीजन उसके लिए पैदा करता है, उसके पॉइंट्स हैं। तो आपको क्योर के लिए आपको वहाँ पे भी थेरेपी देनी पड़ेगी और वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, तब जा करके आप जल्दी क्योर पे अचीव कर पाते हैं। बहुत सारे एक्यूलाइफ को इस्तेमाल करने वाले क्या करते हैं, वो केवल, अच्छा हाथ में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, वो केवल उस दर्द के निशान पे, जहाँ पे घुटने में दर्द हो रहा है, तो केवल घुटने के पॉइंट पे ही थेरेपी देते रह जाते हैं। वो दर्द में रिलीफ हो जाता है, लेकिन घुटने में दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि घुटने में कार्टिलेज कम हो गया है। कार्टिलेज तो बनाया नहीं आपने, क्योंकि आपने ना तो कोलोन पे थेरेपी दी, ना एंडोक्राइन पे थेरेपी दी, ना लीवर पे थेरेपी दी, ना किडनी पे थेरेपी दी, ना तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे ही आप थेरेपी देना छोड़ेंगे या बंद करेंगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन या कुछ भी प्रॉब्लम है वो फिर से बढ़ेगी, फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको लगेगा अरे एक्यूलाइफ से तो हम बोलते हैं कि परमानेंट क्योर होता है, लेकिन परमानेंट क्योर तो हुआ नहीं, फिर से दर्द हो गया। तो प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम उसके रीजन वाले ऑर्गन को थेरेपी नहीं देते। तो दर्द का मतलब केवल मांसपेशियां या हड्डियां नहीं होती। हड्डियां, मांसपेशियां, जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों से चिपकी हुई है, तो उसको चिपकाने के लिए भी कोई शरीर का गम है। जो हमारे हड्डियां हैं, जो जॉइंट हैं, उसके फंक्शनिंग को समझिए। तो ये हड्डी है, ये भी हड्डी है, और ये जॉइंट है। ये जॉइंट पूरी तरह से घूम रहा है,
यानी ये फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे ये फिक्स्ड नहीं है, ये जॉइंट है, ये आपस में अटैच्ड भी, हम इसको कितनी भी जोर से खींचे तो ये निकलता नहीं है। यानी ये जॉइंट तो है लेकिन फिर भी वो जॉइंट फिक्स नहीं है, यानी यहाँ पे कोई बेयरिंग जैसी या कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है। ये जो हमारे हड्डियों, हमारे जोड़ों का जो संरचना होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे सिनोवियल जॉइंट होता है। सिनोवियल जॉइंट में क्या होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है। वो एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे आटे का आप गोली बना लो, मैं अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो आप आटे की गोली बना लो। घर में बचपन में हम सब ने खेला होगा, मैं भी खेलता था, आपने भी किया होगा, आटे की गोली, वो सब तरह तरह के शेप्स बनाते रहते हैं। तो आप आटे की गोली बना लो, उसमें दो तरफ से दो लकड़ियाँ या माचिस की तीली फंसा दो, वो आपस में जुड़ गई उस आटे की वजह से। लेकिन जब आप उस तीली को घुमाएंगे तो वो मूव भी करेगी। तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो दोनों तीलियाँ हैं वो हमारी हड्डी है, और वो जो आटे की गोली है वो हमारा सिनोवियल जॉइंट है, जो जॉइंट है। तो वो जो फ्लूइड है, अगर वो आटे की गोली सूख जाएगी तो वो घूमेगा नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा वो आटा, तो वो लकड़ियाँ निकल जाएंगी, या अगर हम उसको पुश करेंगे तो आपस में टच होने लगी। तो ऐसे आपका बोन अगर टच होता है तो आपको दर्द होता है, अगर निकलने लगे तो प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो जॉइंट के मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, पेन होगा। तो वही वैसे ही हमारे सिनोवियल फ्लूइड के साथ होता है, और जो वहाँ पे जेली जैसा फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज बोलते हैं उसको, उसके साथ भी होता है। तो हमें एक्चुअली उसको फॉर्म, जो बॉडी में उसको फॉर्म करने वाले ऑर्गन हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर सेल वो भी सेल्स का बना हुआ है, तो हर सेल डिस्ट्रॉय होता है, वो भी डिस्ट्रॉय होता रहता है। अगर आपको न्यूट्रिशन, पहले मैंने बताया कि पहले केवल बुढ़ापे में ये गठिया की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि शरीर के सेल्स के रीजनरेशन की कैपेसिटी घटते 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 बुढ़ापे की उम्र में जाके घटती थी, और तब तक हमारे शरीर में उतना सेल्स बनते रहते थे कि वो जोड़ों में प्रॉब्लम आती नहीं थी, वो कार्टिलेज रिपेयर होता रहता था। लेकिन अब शरीर को खाना ही वैसा मिल रहा है जिसमें न्यूट्रिशन कम है, यानी वो कम सेल बना पाता है। तो बुढ़ापा आने से पहले ही शरीर में इतना डिस्ट्रक्शन होने लगता है हमारे सेल्स का कि घुटने में जो कार्टिलेज है उसका भी डिस्ट्रक्शन, जो पहले 60 साल 65 साल की उम्र में होता था, वो अब 30 32 35 40 की उम्र में होने लगा है। इतना ज़्यादा डिप्लीशन हुआ है खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू का। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स पहले 60 65 70 की उम्र में आती थी वो 35 40 की उम्र में आने लगी हैं। ये शरीर की एजिंग का इफेक्ट है, क्योंकि आप उससे काम तो उतना ही ले रहे हैं बल्कि ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस भी बढ़ गया है, पोल्यूशन भी बढ़ गया है, बीमार करने वाले फैक्टर्स बढ़ गए हैं, लेकिन जो बचाने वाले, जो रिपेयर करने वाले फैक्टर्स हैं वो घट गए हैं। तो वो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए एजिंग बॉडी की फास्ट हो रही है। तो हमें जो रीजन है, तो अब क्या, जो लिम्फ है, जो एंडोक्राइन है, जो कोलोन है, जो लिवर है, जो किडनी है, जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा ताकि वो उस प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उस प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कार्टिलेज ज़्यादा फॉर्म होगा, वो जो कार्टिलेज ख़त्म हुआ है, वो जो जली, वो जो ग्रीस हमारा ख़त्म हुआ है जॉइंट्स का, वो फिर से बनने लगेगा और दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही दर्दों के लिए ये समझ लीजिए कि ज़रूरी है कि ये 3-4 जो फंक्शन है फोकस कीजिए, लिवर को, किडनी को, एंडोक्राइन को और हमारे कोलन को। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फोकस करेंगे थेरेपी में तो आप जल्दी और परमानेंट क्योर को अचीव कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ब्लड सर्कुलेशन का भी इशू है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अपर लिम्स में हमारे ब्लड सर्कुलेशन का इशू होता है, तो यहाँ पे हम थेरेपी लेते हैं। इस उंगली में आप देखेंगे पीछे एक जगह करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे अपर के साथ साथ लोअर लिम्ब भी है, तो इस उंगली के पीछे भी आपको थेरेपी लेनी होगी। अब हम बात करते हैं, जो हम ऊपर की तरफ से चलेंगे, कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो दर्द का, किसी भी तरह का दर्द का हो तो उसकी चिकित्सा के लिए, लेकिन ये तो हो गया जोड़ों और मसल्स का दर्द। उसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको ये देखना है कि किसी को अगर पैर में दर्द हो रहा है तो कई बार मसल पुल होने की वजह से दर्द होता है, कमर की मांसपेशी खिंच जाती है, पैरों की, हाथ की टेनिस हो, तो उसमें आप देखेंगे कि खासतौर पे पैरों में जो मसल्स पुल होने का जो इशू होता है, आप देखेंगे कि हमारे पैरों का निशान एक तो ये उंगली में बना हुआ है, और उसके अलावा हमारे रिस्ट पे यहाँ पे दोनों तरफ बना हुआ है पैरों का निशान उस चार्ट में। उन दोनों फोटो को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ऊपर जो इस उंगली में, ये जो हमारी रिंग फिंगर में जो पैरों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो केवल बोन्स को, केवल स्केलेटन दिखाया गया है, और नीचे जब आप देखेंगे नीचे जो पैरों का निशान दिखाया गया है वो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यानी अगर पैरों के मसल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे थेरेपी लेने की बजाय यहाँ पे थेरेपी लेने से जल्दी रिलीफ मिलेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर बोन में, हड्डियों में, जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको रिंग फिंगर वाले पॉइंट्स पे थेरेपी लेनी है, लेकिन अगर
मस्कुलर पॉइंट्स पे मस्कुलर प्रॉब्लम है, मांसपेशी में पैरों में खिंचाव आ गया है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, कुछ इस तरह का है, तो आपको रिस्ट पे जो लेग्स के पॉइंट है दोनों तरफ, वहाँ पे थेरेपी लेने से। लेकिन अगर क्लियर नहीं है कि मसल्स का है कि हड्डी का है, या कभी कभार जो चोट लगने से या मोच आने से दोनों में होती है, तो आपको दोनों ही जगह थेरेपी लेनी होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि थेरेपी, जो दर्द का थेरेपी होता है ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ दर्द होते हैं। ये तो मस्कुलर पेन या जो बोन का पेन है वो इश्यू हो गया। उसके अलावा भी कुछ, जैसे सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, या पेट में दर्द का प्रॉब्लम होता है, या किसी कोई स्टोन है उसकी वजह से दर्द का प्रॉब्लम होता है, तो ये, या चेस्ट में दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो वो डिफरेंट रीजन से होती है। एसिडिटी, गैस की वजह से भी चेस्ट पेन होता है, पेट में दर्द होता है। तो आपको चेस्ट पेन का जो पॉइंट है उस पर थेरेपी देने के साथ साथ आपको एसिडिटी और गैस को भी एड्रेस करना है। तो आपको रीजन पहले, सबसे पहले रीजन, कोई भी केस आता है, अगर किसी ने बोला मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि चेस्ट पेन हो रहा है, लाओ रे, इधर हाथ पकड़ा उसका और छाती वाले पॉइंट को ठोकना शुरू कर दिया। नहीं, छाती वाले पॉइंट पे देंगे, थोड़ा रिलीफ उसको मिलेगा, बट वो इलाज नहीं है उसका। आपको उसके साथ साथ उसके चेक करना है उसके एसिडिटी, गैस वाले पॉइंट को, कि कहीं गैस की वजह से चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा। अगर गैस की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है तो आप चेस्ट के पॉइंट पे, चेस्ट पेन के पॉइंट पे कितना भी थेरेपी ले लो, आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। आपको उसको गैस के पॉइंट पे, एसिडिटी के पॉइंट पे, गैस्ट्रिक के पॉइंट पे थेरेपी देनी होगी। उससे आप क्योर को, परमानेंट क्योर को अचीव कर सकते हो। गैस्ट्रिक को या एसिडिटी को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स हैं, और हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, जैसे HCUP है, FOS पाउडर है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल एक्यूलाइफ का इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो सवाल है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हेडेक की प्रॉब्लम है, गैस की वजह से हेडेक भी हो जाता है। अगर किसी को नींद नहीं आती है, उसकी वजह से उसको हेडेक होता है, तो आप हेडेक का जो यहाँ पीछे उंगलियों पे पॉइंट है, उस पर थेरेपी देने की अपेक्षा आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसको इंसोम्निया का पॉइंट जो हमारे थंब में है, इंसोम्निया का पॉइंट थंब में, अंगूठे में यहाँ पे है, इंसोम्निया के पॉइंट पे थेरेपी देना शुरू करें। वो उसकी नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हेडेक की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप माइग्रेन के साथ साथ माइग्रेन के लिए जो और रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, क्योंकि नॉर्मली माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है, हील में प्रॉब्लम, थायराइड, आई विल कम टू दैट पॉइंट। जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम में 70% में जो रूट कॉज होता है वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। मैंने 70% पेशेंट्स को देखा है कि अगर उनको माइग्रेन का पेन है तो उनके गर्दन में प्रॉब्लम जरूर होती है। तो आपको सर्वाइकल पेन को एड्रेस करना है, सर्वाइकल प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, तो अपने आप ही माइग्रेन की प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी। माइग्रेन के पॉइंट पे तो देना है, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम को रिलीव करना भी जरूरी है। वो दर्द से मरता रहेगा तो थेरेपी कितने दिन लेगा, तो दर्द को उसको रोकना तो जरूरी है। लेकिन मैं परमानेंट क्योर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने बताया कि इस एक्यूलाइफ की मदद से लगभग 200 बीमारियों को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। माइग्रेन के पेशेंट आपने देखे होंगे कि वो जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं। जब दर्द हुआ एक गोली खा ली, जब धीरे धीरे वो गोली भी असर करना बंद कर देती है, तो वो तड़पते रहते हैं दर्द के मारे। क्योंकि गोली खा लेना केवल सिम्टम को रिलैक्स कर देता है, गोली की धीरे धीरे शरीर को आदत हो जाती है। तो वैसे अगर आप पेन पॉइंट पे देते रहेंगे तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए हैबिट बना लेती है। तो बेहतर है कि आप सिम्टम को रिलैक्स कीजिए। जिस सिम्टम को रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आप क्योर कीजिए रीजन को। सिम्टम को आपने रिलैक्स कर लिया, सिम्टम के पीछे ज़्यादा मत भागिए, आप रीजन को क्योर कीजिए, तो उस रीजन को आप क्योर कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन होती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है। तो सर्दी जुकाम में जो अस्थमा, लंग्स, अस्थमा के पॉइंट्स हैं, हम उसको देख करके वहाँ पे देना थेरेपी शुरू कर देते हैं। कफ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पॉइंट्स पे थे, लेकिन जो विंड पाइप का है, विंड पाइप भी रिलेट करता है उससे। जो हमारे लंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसमें, तो लंग्स के पॉइंट पे दीजिए, क्योंकि लंग्स अगर स्ट्रेंथन होंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको लंग्स के प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना है। और जो बुक है उसमें तो चार्ट में दर्शाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि हम लोग मोस्टली क्या फोकस करें, सबसे पहले क्या फोकस करें। तो जो ग्रीन वाले पॉइंट हैं, डेमो पीरियड में ग्रीन वाले पॉइंट्स पे, जो ग्रीन कलर में देखिए आप, जैसे मैं आपको ये पेज दिखाऊं, इस पेज में देखेंगे कि आप कुछ तो पॉइंट्स ग्रीन कलर में हैं, कुछ पॉइंट्स ब्लू कलर में है, और दूसरे हाथ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आप नारंगी कलर में, ऑरेंज कलर में भी ये ट्राइंगल बना हुआ कुछ पॉइंट है। तो ये बुक अगर आपके पास होगा, और जिन लोगों के पास बुक नहीं है, केवल चार्ट है, वो किसी से मांग सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं। तो जो ग्रीन कलर के पॉइंट्स, जो ग्रीन कलर से इंडिकेट किसी भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने ये अस्थमा का पेज खोला हुआ है अभी, तो किसी भी
प्रॉब्लम में जो ग्रीन कलर से दर्शाए गए पॉइंट हैं उनको सबसे पहले एड्रेस करना शुरू कीजिए। सबसे पहले उनके सिम्टम्स को रिलैक्स कीजिए। उस बीमारी की वजह से, उस तकलीफ की वजह से जो उनको प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को रिलीफ कीजिए। दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सब रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप मूव कीजिए ब्लू पॉइंट्स की तरफ। वो बेस सिम्टम वाले ऑर्गन है, उनको आप उसके बाद अपना फोकस आप उधर से, इधर वाला फोकस छोड़िए मत, क्योंकि सिम्टम को भी रिलीव करके रखना है। लेकिन साथ साथ अपना फोकस आप डाइवर्ट कीजिए जो बेसिक रूट कॉज में जो रीजन वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं अस्थमा वाले में देखूं तो यहाँ पे जो विंड पाइप और लंग्स के पॉइंट है, लंग के पॉइंट दोनों को हाईलाइट किया गया है, यानी आपको दोनों पे ही थेरेपी जारी रखनी है। इसके अलावा जो हाथों का जो शाओशैंग का पॉइंट है, उसके पीछे एक पॉइंट है, उसको भी इसमें इंडिकेट किया गया है। तो वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में थेरेपी आप दे रहे हैं वहाँ पे ब्लड, ये आपको पता होगा कि ये चैनल्स और कोलेटरल्स पे काम करता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन वाला जो चैनल है, जो एनर्जी फ्लो का चैनल है, जो ब्रेन ब्लड सर्कुलेशन के लिए इंडिकेट करेगा हमारे हार्ट को कि किस ऑर्गन को देना है। तो उसको जो चैनल है, उस चैनल को इन्विगरेट करने का, उस चैनल में स्पीड अप करने का जो काम है, वो हमारे शरीर के हाथों में जो पीछे के जो पॉइंट्स हैं उसमें इंडिकेट किया जाता है। तो ये तो हो गया लंग्स के प्रॉब्लम की बात। हमने बात की थी कि जो ब्लॉकेज होती है, जैसे आपने सुना होगा किसी के हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई, ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई, तो इसको कैसे थेरेपी से ठीक करना है। तो आपको ब्लॉकेज के लिए मैं बताऊं, जो हार्ट की आर्टरीज का पॉइंट है या ब्रेन की आर्टरीज का पॉइंट है, जैसे आप देखेंगे कि हमारे हाथों में जो मिडिल फिंगर है उसके बेस में दोनों तरफ लेफ्ट ब्रेन आर्टरी और राइट ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं। तो अगर वहाँ पे आप थेरेपी देना शुरू करेंगे दोनों तरफ, बहुत ही पेनफुल होगा, लेकिन उससे आपको धीरे धीरे क्लियर। लेकिन आपको जब कहीं पे भी ब्लॉकेज है तो उस समय में आपको ध्यान में ये रखना है कि उसका जो आप किसी को ब्लॉकेज पे दे रहे हैं, अब इसको कैसे बताऊं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हाँ, आपने एक बीमारी का शायद नाम सुना होगा, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, अगर उस थ्रोम्बस को हम तुरंत ही तोड़ देते हैं तो वो ब्लड फ्लो के साथ हार्ट में पहुंच जाता है। वो बहुत ज़्यादा टूटा तो नहीं है, लेकिन ब्लड फ्लो के साथ हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट को चोक करके ऐसे कंडीशन में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो किसी का भी ब्लॉकेज निकालने के लिए स्टडी करना जरूरी है कि वो ब्लॉकेज किस तरह का है। अगर वो ब्लॉकेज गंदगी की वजह से, स्लज की वजह से जमा हुआ है, तो वो हार्ड स्टोन जैसे बनते हैं और वो टुकड़े जो होते हैं वो क्रिस्टल के तरह के टुकड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का या चिकनाई का ब्लॉकेज है तो वो कीचड़ के तौर पे निकलना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें, चंद्रकांत कोठाले जी बोल रहे हैं आई वांट योर बुक। ये बुक मेरी नहीं है, ये सब हम सब की बुक है और ये कुछ एक जगह पे मिलती है। आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, वो आपको बता देंगे कि ये बुक कहाँ से मिलेगी। मिनिमम 400-500 रुपये की ये बुक आती है, वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे संपर्क कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक कहाँ से मिलेगी। तो ये जो बुक में तो जो नॉलेज है मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि वो बुक तो कोई भी पढ़ के सीख सकता है, तो इसलिए मैं बुक की नॉलेज में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो आपको समझने की चीज़ें मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अगर आपने इस चीज़ को पता कर लिया कि नेचर ऑफ ब्लॉकेज क्या है, तो उसके बाद आप उसको उस ढंग से, क्योंकि अगर आप जो क्रिस्टल वाले, जो टूट करके क्रिस्टल बनने वाले ब्लॉकेज है, उस पर ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए अगर बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ थेरेपी एक साथ दे दी, ब्लॉकेज तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए बेहतर है कि जो कोलेस्ट्रॉल वाली ब्लॉकेज है, हार्ट की आर्टरीज में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल वाली ब्लॉकेज होती है, ब्रेन आर्टरीज में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल वाली ब्लॉकेज होती है, लेकिन उसको आप कंफर्म कैसे करेंगे। तो आपको ब्लॉकेज के केस जब भी आते हैं तो आपको चेक करना है उनके कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट। कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट पे अगर सेंसेशन आ रहा है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं जो आपको चेक करने होते हैं ब्लॉकेज के केस में। और उसके अलावा देखिए, जैसे अब किसी को कोई ब्रेन आर्टरीज वाला केस आया कि उसका ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे, मिडिल फिंगर में चेक करेंगे, तो आपको उसका पता चलेगा कि ब्रेन आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम तो है। ब्रेन आर्टरीज में प्रॉब्लम, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, आर्टरीज में तो यही प्रॉब्लम होगी। तो ब्रेन आर्टरीज में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो 2-3 रीजन से हो सकता है। ब्रेन आर्टरीज में कोई क्रिस्टल वाला ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ब्रेन आर्टरीज में होता क्या है, या तो वो आर्टरी किसी वजह से दब गई है, या वो चिपक गई है, उसके वॉल चिपक गए हैं, या फिर वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, किसी और ऑर्गन में स्वेलिंग है, या उसमें कोई स्वेलिंग है, कोई स्ट्रेस के फैक्टर की वजह से, किसी वजह से जो उसको दबा रहा है, या फिर वहाँ पे
कोलेस्ट्रॉल चिकनाई की ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को आप निकाल सकते हैं। अगर आप हाई इंटेंसिटी थेरेपी उस पर इस उंगली पे देना शुरू करेंगे, वो ब्लॉकेज धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो दबा हुआ है या स्ट्रेस का असर है या बीपी बढ़ता है, वो दब के पतला हो गया है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में अगर आप इससे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना असर नहीं आएगा, दर्द ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में एक्यूलाइफ के साथ साथ आपको हेड केयर की भी थेरेपी करनी है। दोनों ही साइड में हेड केयर की भी थेरेपी करनी है। बीसीएम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीसीएम से भी बेहतर इफेक्टिव होगा कि एक्यूलाइफ के साथ साथ आप हेड केयर की थेरेपी करें। अब एक्यूलाइफ के साथ साथ हेड केयर की थेरेपी कैसे करेंगे? आप एक्यूलाइफ की थेरेपी तो यहाँ पे कर रहे हैं, साथ में पेशेंट को हेड केयर पकड़ा दीजिए, वो हेड केयर का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा कि अगर किसी तरह का कोई इश्यू है, अचानक से बीपी शूटअप, क्योंकि यहाँ पे आप थेरेपी दे रहे हैं आर्टरीज के पॉइंट पे जो ऑलरेडी जिसमें ब्लॉकेज है, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा तो वहाँ पे प्रेशर ब्लड का बढ़ेगा, तो अचानक से ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है। तो अगर आप साथ में यहाँ पे ही, तो वो बीपी को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। अगर आप हेड केयर की थेरेपी भी, इन दोनों मशीनों को साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे कि दोनों ही मशीनों को, हेड केयर अपरेटस पेशेंट को पकड़ा दीजिए और हेड केयर अपरेटस की थेरेपी वो अपने सिर पे खुद से लेते रहे, या एक्यूलाइफ की थेरेपी वो लेते रहे, आप उनका हेड केयर की अपरेटस की थेरेपी करते रहिए। उसके बाद जब हार्ट के ब्लॉकेज की हम बात करते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज को अगर किसी को क्लियर करना है तो हार्ट के ब्लॉकेज में एक्यूलाइफ का थेरेपी, जो हार्ट आर्टरीज का जो पॉइंट है उस पे स्टार्ट करने से पहले आप हार्ट पे हेड केयर की थेरेपी कर लीजिए थोड़ी देर। उसके बाद रिस्ट पे कर लीजिए, वो ब्लड को डायलेट करेगा। यहाँ पे वो हार्ट का जो यहाँ पे अगर कोई सूजन होगी या कुछ होगा तो वो उसको रिलैक्स कर देगा, तो जो आर्टरीज को और भी थोड़ा सा फैलने का, खुलने का जगह मिल जाएगा। उसके बाद जब आप इसकी थेरेपी करेंगे और उस ब्लॉकेज को पुश करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं निकलता ब्लॉकेज, लेकिन वो रिलैक्स 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे ब्लॉकेज के केस में। तो ध्यान रखिए, कोई भी ब्लॉकेज का केस ट्रीट करते वक्त एक्यूलाइफ को अकेला इस्तेमाल ना करें, एक्यूलाइफ के साथ हेड केयर अपैरेटस की भी हेल्प ले, क्योंकि वो उस एरिया में जो सूजन है उस सूजन को भी घटा देता है, ब्लड प्रेशर के अचानक से शूटअप करने के खतरे को भी रोक देता है। और अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज को थोड़ा बहुत कम करने में भी, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, तो वो खुद भी ब्लॉकेज को कम करने में हेल्पफुल है और ब्लड को डायलेट भी करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद रोल ऑफ एक्यूलाइफ इन डिफरेंट स्टोन्स रिमूवल। स्टोन के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। स्टोन मोस्टली कहाँ कहाँ पे होता है? ज़्यादातर जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ केसेस स्टोन के आते हैं वो या तो किडनी के स्टोन होते हैं या गाल ब्लैडर के स्टोन होते हैं। गाल ब्लैडर के स्टोन और किडनी के स्टोन दोनों का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन एक्यूलाइफ से जब आप गाल ब्लैडर में देखेंगे, गाल स्टोन का पॉइंट है, वहाँ पे डाल करके आप इस स्टोन को तोड़ सकते हैं। लेकिन उसको दर्द को, गाल ब्लैडर का जो पेशेंट होता है उसको गाल ब्लैडर में मेरे स्टोन है वो पता 2 तरीके से चलता है। या तो उसको पेट में सीवियर पेन शुरू होता है गाल ब्लैडर पॉइंट, जैसे जैसे उसमें सूजन बढ़ती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, डॉक्टर बोलता है इस सवाल क्या है, मेटल स्टेंट लगे हुए तो पेशेंट को एक्यूलाइफ करना। हाँ जी बिल्कुल, मेटल स्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटल स्टेंट में आप एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं। पेस मेकर और स्टेंट में डिफरेंस समझिए। पेस मेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो स्टेंट है वो एक जस्ट स्प्रिंग है, उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। स्टेंट वाले केस में आप कोई भी थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन जब स्टेंटिंग नहीं हुई है उस समय आप बीसीएम या एक्यूलाइफ भी अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन बीसीएम तो अवॉइड करें ही। पुराना होने के बाद आप कर सकते हैं बीसीएम भी, जब 3-4 महीने हो गए स्टेंटिंग हो गए तो आप बीसीएम भी कर सकते हैं। हेड केयर और एक्यूलाइफ को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेस मेकर के केस में आप कोई भी इक्विपमेंट, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना तो जॉय नेकलेस, ना एक्यूलाइफ, ना बीसीएम, ना हमारा दूसरा आत्मा है, या जो मैग्नेटिक थेरेपी देने वाला जो भी हमारा ब्रेसलेट है, ये सब चीज़ों की। पेस मेकर का वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके इंटरफेस के साथ अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ, 1-2 सेकंड के लिए भी अगर वो बंद हो गया तो सीधे जान पे बनाएगी। इसलिए पेस मेकर के मामले में रिस्क मत लीजिए। हाँ, मैं स्टोन की बात कर रहा था। तो गाल ब्लैडर, तो जो पेशेंट आपके पास पहले आएगा तो शुरुआत में तो आपको जो इन्फ्लेम्ड गाल ब्लैडर है, सूजन है गाल ब्लैडर की, उस पर थेरेपी देनी है ताकि उसको दर्द में राहत मिले। कुछ लोगों को गाल ब्लैडर का पता तब भी चल जाता है जब उनको दर्द नहीं होता है, वो किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, उसके रिपोर्ट में निकल के आ जाता है कि अरे इसको तो गाल ब्लैडर में भी स्टोन है। तो कंफर्म करने के लिए, कई बार धंधा है गंदा है, आप लोग एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे। और मैं थोड़ा सा मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
अभी आप सब जानते हैं कि 23 तारीख से लॉकडाउन है। आज 6 तारीख है और 15 दिन, लगभग 14-15 दिन लॉकडाउन के हो गए हैं। जितने भी ओपीडी सर्विसेज हैं हॉस्पिटल्स में वो सारी बंद कर दी गई हैं। यानी लगभग 10 दिनों से किसी भी हॉस्पिटल में कोई ओपीडी सर्विसेज नहीं चल रही है, पेशेंट नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, नॉर्मल पेशेंट्स नहीं जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटलों में भीड़, पहले हॉस्पिटल्स में कितनी भीड़ होती थी, लोग नहीं जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जो 10 पेशेंट जाते थे उसमें से 4 तो एडमिट हो ही जाते थे। नॉर्मल अगर 10 पेशेंट गए तो 4-5 तो एडमिट होना ही होना है, खासतौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो ना होने के बावजूद, मतलब पेशेंट जा भी नहीं रहे डॉक्टर के पास, इलाज भी नहीं ले रहे हैं और एडमिट भी नहीं हो रहे, फिर भी डेथ रेट पहले से घटी है। अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा हो तो किसी भी स्मशान में, घाट में जाकर के देख लीजिए, शमशान में या कब्रिस्तान में जाकर के, पहले से लोग कम मर रहे हैं। वहाँ से आप जाकर के डेटा ले सकते हैं। मतलब लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, इलाज नहीं करवा रहे, एडमिट नहीं हो रहे, फिर भी डेथ रेट घटी है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं खुद उस चीज़ में होने के बावजूद क्यों कहता हूँ, और आपको भी लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें ऑपरेशन, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारा एडमिशन ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ धंधा है पर गंदा है, ये पैसा तो कमाना है। हमारे देश में 70% के आसपास एडमिशन, मेडिसिन और ऑपरेशंस फालतू किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं होते, वो गैर ज़रूरी किए जाते हैं। ये सच्चाई है और ये 10-15 दिनों के लॉकडाउन ने ये सच्चाई पे सोचने का मौका दिया है आपको भी। और आप ये एग्जाम्पल दे करके आप अपने पेशेंट को, क्लाइंट बेस को समझा सकते हैं। ये सच्चाई है, अब तो समझ जाना चाहिए लोगों को। हम लोग कई बार बोलते हैं लोगों की ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। लोग बोलते हैं डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बिना कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर तो बोलेंगे नहीं, तो आजकल तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा 10 या 20% हो रहे हैं। एडमिशन भी 10%, 20% हो रहे हैं। ओपीडी तो बंद ही है, केवल इमरजेंसी वाले ही लोग जाते हैं। अब क्या हार्ट अटैक्स नहीं हो रहे? अब क्या लोगों की एंजियोग्राफी और ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं? कम हो रही है। क्यों हो रही है? डेथ्स कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि गैर जरूरी होता था, इतने सारे टेस्ट, सारे टेस्टिंग लैब्स बंद पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने की ज़रूरत है, लोगों की आंखें खोलने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में ज़रूरी नहीं होता। वैसे ही गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में स्टोन, कई बार डॉक्टर जहाँ पे ये ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ये गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर सकते हैं, तो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालने में ज़बरदस्ती टेस्ट में गलत टेस्ट रिपोर्ट तक बनाए जाते हैं। गलत टेस्ट रिपोर्ट तक बनाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखा दिया। अब ये साइकोलॉजी है, पेशेंट को उसी दिन से पेट में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। हाँ, कभी कभी पेट दर्द तो होता था। अब उसको बोलेगा सर्जरी करा लो, नहीं तो इसका, फिर वो गूगल कर, आजकल तो हर कोई गूगल करता है, गूगल करेगा, देखेगा गॉल ब्लैडर वाले पेशेंट को तो ऐसा दर्द होता है कि मर जाए तो बेहतर है। तो सोचेगा उस दर्द को झेलने से तो अच्छा है पहले ही इलाज करा लो। इलाज क्या है? तो केवल ऑपरेशन है। ऑपरेशन कितने का? तो 30,000 से लेकर के 60-70 हज़ार तक में ऑपरेशन हो जाता है। गॉल ब्लैडर ही हटा देते हैं, माइनर सा ऑपरेशन है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे करवा लेते हैं, जबकि इस स्टोन को निकाला जा सकता है। इस स्टोन को इस एक्यूलाइफ की मदद से, खर्चा आएगा तो, लेकिन उस स्टोन को बिना किसी तकलीफ के रिमूव किया जा सकता है। इससे ओपीसी प्लस, ब्लड प्यूरिफायर, एफओएस, ओमेगा और एक्यूलाइफ की थेरेपी गॉल स्टोन के पॉइंट पे। तो किसी को अगर डिटेक्ट हुआ है और किसी ने बोला कि हमें गॉल ब्लैडर में पेन नहीं हुआ, लेकिन हमें गॉल ब्लैडर में ऐसे किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करना है, तो आप चेक कीजिए उसको, गॉल स्टोन वाले पॉइंट को है या नहीं। अगर गॉल स्टोन है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब सही डिटेक्ट हुआ है। फिर वहाँ पे गॉल स्टोन वाले पॉइंट, गॉल ब्लैडर और गॉल, फिर आपको उसको इन्फ्लेमेशन वाले पॉइंट पे थेरेपी देने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको इन्फ्लेमेशन नहीं है, इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन भी होगा। इन्फ्लेमेशन नहीं है तो इन्फ्लेमेशन वाले पॉइंट पे थेरेपी देने की जरूरत नहीं है। उसको केवल गॉल ब्लैडर और गॉल स्टोन वाले पॉइंट पे 15-15 मिनट की थेरेपी देना शुरू कीजिए। 45-50 डेज में वो गायब हो जाएगा। साइज पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज है, वो साइज तो उसमें लिखा होता है। उसके बाद होता है वॉल की थिकनेस कितनी है, उसके लिए आपको ओमेगा देना होगा, एफओएस देना होगा। बीसीएम की थेरेपी आप दे सकते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन में नॉर्मली ओमेगा 3 की कमी हो जाती है, उसकी वजह से शरीर में, पैरों में दर्द भी होने लगता है। कनिका गोयल जी पूछे, एनी फीमेल हु डोंट हैव बेबी हाउ कैन वी गिव रिजल्ट्स विद एक्यूलाइफ टीएन प्रोडक्ट्स। मैम वो चीज़ मुझे, वो एस्पेक्ट मुझे कवर करना है। आज के लिए मैंने शेड्यूल किया था, लेकिन जो मैं टाइम देख पा रहा हूँ आज शायद वो कवर नहीं हो पाएगा। इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें मुझे मेल फीमेल पूरा जो सिस्टम है एक्यूलाइफ का, कि किस तरह से जो हमारा प्रजनन सिस्टम है, जो मर्द का प्रजनन सिस्टम है
और जो फीमेल का प्रजनन सिस्टम है वो दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो फिर मैं इस चीज़ के लिए पहले से बता देता हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहते, बहुत ओपनली मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में कि बच्चा कैसे होता है। ये सारे हम एडल्ट हैं, सारे जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कल का लाइव ना देखें, बाद में देख लें, या जो भी जैसे भी वो सही समझें। तो इस चीज़ में पूरा कम से कम मुझे आधा पौना घंटा टाइम चाहिए, क्योंकि मेल फीमेल दोनों के ऑर्गन क्या प्रॉब्लम होती है, किस किस प्रॉब्लम से वजह से बच्चे नहीं हो सकते हैं, दोनों में किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों का अलग अलग क्या ट्रीटमेंट है, दोनों में प्रॉब्लम है तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉमन ट्रीटमेंट है, ये सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो लंबा है, वो आज कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी स्टोन के टॉपिक पे ही अपना लाइव आज का ख़त्म करूँगा, और इसको मैं एक्यूलाइफ वाले सेशन को अभी एक्सटेंड करूँगा। जितने दिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक दिन और एक्सटेंड करेंगे, जब तक ये सारे टॉपिक्स और आप लोगों के सारे सवाल ख़त्म नहीं हो जाते तो हम उसको एड्रेस करेंगे। उमा काली जी पूछ रहे एक्यूलाइफ मशीन लिया तो उसमें बुक नहीं आता। जी नहीं, एक्यूलाइफ मशीन के साथ बुक नहीं आती है। मशीन के साथ आपको एक स्टैंडर्ड ऑर्गन का चार्ट मिलेगा। अगर आपको बुक चाहिए तो वो बहुत सारे स्टोर्स में, कंपनी के पास तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन बहुत सारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स में, क्योंकि ये हम लोगों ने मिलके बनाया है और आपके सुविधा के लिए। और ये बुक्स जो हैं वो फ्रेंचाइजी स्टोर्स में अवेलेबल हैं। दिल्ली में 1-2 स्टोर्स में अवेलेबल है, लखनऊ में भी जो पांडे सर का फ्रेंचाइजी है वहाँ पे अवेलेबल है, और शायद और भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं बुक। आपके अपना अपलाइन को बताएंगे, वो आपको बता देंगे कि किस तरह से वहाँ से मंगवा सकते हैं। उस फ्रेंचाइजीज में कॉल करके आप वहाँ का अकाउंट नंबर ले लीजिए, और उनको जो बुक की कीमत और जो कुरियर के चार्जेज होंगे वो जमा करवा दीजिए, वो आपको कुरियर कर देंगे। अभी तो शायद लॉकडाउन पीरियड में नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से बुक की सेल बढ़ेगी तो प्रिंटिंग भी उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो बुक, अब आप अपनी बुक को बुक ज़रूर करवा लें पैसे भेज करके। कुरियर तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तभी आएगा आपको। तो आप किसी भी फ्रेंचाइजी में, रोहिणी फ्रेंचाइजी में भी अवेलेबल होता है, दिल्ली में खानपुर फ्रेंचाइजी है उसमें भी अवेलेबल होता है। आप डिफरेंट फ्रेंचाइजी के ऑनलाइन tiansiindia.co.in से जा करके आप नंबर ले सकते हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बिच्छू के डंक मारने पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, बिच्छू के डंक मारने पे ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड भी करता है। तो डंक के ट्रीटमेंट में आप रिस्क मत लीजिए, उसको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट एलोपैथी ही रहने दीजिए, लाइफ बचाने दीजिए। उसके बाद अगर उसकी वजह से कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ रहा है तो उसको आप हमारे सप्लीमेंट्स के साथ कवर कर सकते हैं। ये जो एक्यूलाइफ मशीन है वो बैलेंसिंग का काम करती है बेसिकली। वो जो केस है वो बैलेंसिंग का ही नहीं है, वो टॉक्सिन का केस है। जो बिच्छू का डंक है वो एक टॉक्सिन है, तो वो डिटॉक्सिफाई करने वाले पॉइंट्स पे आप थेरेपी तो दे ही सकते हैं, साथ में आपको सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसके पहले भी 2 क्वेश्चन आए थे, डजंट हैव बेबी मीटर स्टेंट वाले। किडनी डेफिशिएंसी पॉइंट्स का क्या मीनिंग है? किडनी की डेफिशिएंसी पॉइंट्स का क्या मीनिंग है? आपने देखा होगा किडनी डेफिशिएंसी यिन और किडनी डेफिशिएंसी यान। किडनी का फंक्शन क्या है? वो किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन। उसमें उसके लिए एक मेम्ब्रेन बनी होती है, झिल्ली, जाली, या जो भी चाय की छानने वाला जो फिल्टर होता है वो। किडनी में डेफिशिएंसी का मतलब है कि जब आप किडनी में कोई भी जो ऑब्जेक्ट आता है वो छनने के लिए आता है, तो आपको जब किडनी का फंक्शन को आप समझने की कोशिश करेंगे, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वहाँ से पानी जो ब्लड में जो एक्सेसिव वाटर होता है या जो बोलिए जो वेस्ट वाटर होता है वो उसको निकालने की कोशिश करता है, और फिर वो जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि किडनी में जो डेफिशिएंसी, एक मिनट, ये हैंग क्यों हो रहा है? तो जो किडनी में जो ब्लड जो होता है कि बॉडी का जो एसेंशियल एसेंस है जिसकी वजह से वो फिल्टर करने वाला जो प्रोसेस है, जैसे आपके घर में, सबके घर में एक फिल्टर तो होता ही है जो चाय छानने वाला होता है। वो क्या होता है, जब वो पुराना होने लगता है तो घिसते घिसते उसके जो वायर्स होते हैं वो पतले होने लगते हैं, या उसकी जालियाँ फैलने लगती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, नया ले लेते हैं, या जाली टूट जाती है। लेकिन हमारे बॉडी के समय ऐसा नहीं कि किडनी फेंको, नया ले लो, नया फिट कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको भी, जो वो जालियाँ होती है उसका जो प्रोसेस होता है वो छानने का, उसके साथ साथ उसका भी डैमेज होता रहता है, उसके भी सेल्स डैमेज होते हैं, तो नए सेल्स बनते रहने चाहिए और जाली रिपेयर होती रहनी चाहिए। लेकिन जब वो टाइम से रिपेयर नहीं होती, जब इतना न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा कि वो टाइम से रिपेयर हो सके,
तो उस केस में जब एसेंशियल एसेंस जो किडनी को रिपेयर करने के लिए हैं वो पूरे नहीं मिल पा रहे, तो उसी चीज़ को वो एसेंशियल एसेंस की डेफिशिएंसी को किडनी डेफिशिएंसी बोला जाता है। किडनी को TCM के हिसाब से, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसके हिसाब से ओरिजिन ऑफ लाइफ बोला जाता है, ज़िंदगी की शुरुआत बोला जाता है। इनका जो असर है, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो पूरे शरीर में जब घूमता है तो उसमें बहुत सारी जो खून है, ब्लड, वो किडनी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपका ब्लड है वो पूरे शरीर में जो घूमता है तो वो पूरे शरीर के टॉक्सिन को कैरी करता है, गंदगी को कैरी करता है। किडनी क्या करता है कि वो पूरा अशुद्धि को छान के निकाल देता है, फ्रेश ब्लड, जो साफ सुथरा छना हुआ ब्लड है वो आपके शरीर में देता है। लेकिन अगर वो काम करने में उसको प्रॉब्लम आएगी तो आपके शरीर में केवल गंदा खून घूमता रहेगा और गंदा खून सारे ऑर्गन को मिलेगा और सारे ऑर्गन बीमार हो जाएंगे। यानी अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम हुई तो पूरे शरीर को खतरा है, पूरे शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पूरे शरीर में सूजन आने लगती है। इसलिए किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और किडनी को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है हमारा ब्रेन भी, उसको ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई करने में। तो वो अगर थोड़ा सा भी डेफिशिएंट होता है तो उस डेफिशिएंट जो एसेंशियल एसेंस है किडनी के फंक्शनिंग के लिए, उसमें थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको किडनी की डेफिशिएंसी बोली जाती है। तो किडनी की डेफिशिएंसी दो है कि वो इनकमिंग डेफिशिएंसी है या जो किडनी जो सप्लाई दे रहा है फ्लश जो फिल्टर्ड ब्लड का, उसमें डेफिशिएंसी है। उसको यिन और यांग के हिसाब से देखा जाता है। अगर ऐसे जो किडनी में जो इनकमिंग ब्लड है वो अगर डेफिशिएंट आ रहा है, पूरी तरह से ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आ रहा है, पुश डायफ्राम में दो तरह की जो छन्नियाँ होती है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो यिन के तौर पे इंडिकेट किया जाता है। लेकिन जब फ्रेश ब्लड छन के बाहर जा रहा है उसमें तो उसको यान बोला जाता है, जो दोनों उंगली के दोनों तरफ मौजूद होती है। उसके अलावा और क्या था क्वेश्चन? थायराइड के लिए क्या करना होगा? थायराइड के लिए तो हमारे यहाँ पे पॉइंट है, थायराइड के लिए एक्यूलाइफ से बेटर डिवाइस है BCM। लेकिन थायराइड के लिए हमारी उंगली में यहाँ पे पॉइंट है, थायराइड के पॉइंट है, उस पर आप थेरेपी लेंगे तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को ये ठीक करता है। और उसके अलावा थायराइड के जो बाकी सिम्टम्स के पॉइंट है वहाँ पे भी थेरेपी ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ आपको कुछ सप्लीमेंट भी लेने होंगे, थायराइड बिना सप्लीमेंट के पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, तो उससे आप थायराइड को ठीक कर सकते हैं। हील में किस तरह की प्रॉब्लम है ज्योति कपूर जी, आप उसको स्पेसिफाई कीजिएगा, लेकिन आज नहीं, आज टाइम हो चुका है। मैं इसको कल एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। हील में जैसे मैंने बताया था कि अगर वो प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम है तो हेड केयर अपरेटस के इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हील में अगर बोन की प्रॉब्लम है, हड्डी की प्रॉब्लम है, हील की हड्डी की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप उंगलियों के टिप पे जो हील के पॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ पे थेरेपी लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हील के मसल्स में अगर आपका पैर कहीं जोर से स्टैम्प हो गया है, कुछ हो गया, उसके मसल्स में, हील के मसल्स में जो हील का कुशन होता है, जो पैर का कुशन होता है, उसमें अगर दर्द है तो यहाँ पे जो कलाई पे जो लेफ्ट या राइट जिस भी हील में हो, वहाँ पे एकदम नीचे की तरफ देखेंगे आप, हील का फोटो बना हुआ है, वहाँ पे उस पॉइंट के आसपास थेरेपी लेकर के, वहाँ पे करंट आएगा, वहाँ पे थेरेपी लेकर के आप उसको ठीक कर सकते हैं। हेयर फॉल प्रॉब्लम, ऑब्वियसली मैं कल इसको एड्रेस कर दूंगा। हेयर फॉल प्रॉब्लम में मैंने एक्यूलाइफ को इस्तेमाल किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था। अमीनाबाद, आई डोंट नो अमीनाबाद कहाँ पे है तो मैं नहीं कह सकता। योगेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं मुझे एक्यूलाइफ सेल करना है टीएंस का, मेरे पास 2 एक्यूलाइफ है सर, आपसे कौन लेगा? एक्यूलाइफ तो कंपनी के पास बहुत है। जब स्कार्सिटी आएगी एक्यूलाइफ की, जब सप्लाई कम हो जाती है या आउट ऑफ स्टॉक होता है, तब कोशिश करना, तब ले लेगा। अभी तो कंपनी में अवेलेबल है, अभी कोई नहीं लेगा, क्योंकि आपके पास लेने से किसी को पीवी या बेबी नहीं मिलेगा। हेयर फॉल प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हेयर फॉल भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऑर्गन का रोल होता है उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। थायराइड के केस में सप्लीमेंट्स, थायराइड के केस में आपको ओमेगा, जिंक क्या है, हमारे सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। जो ओमेगा है वो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। उसके साथ साथ आयरन और मल्टीवाइटमिन अगर आप लें तो थायराइड में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। यूट्रस फाइब्रॉइड भी एक तरह का ब्लॉकेज है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में कल बता दूंगा, कल फिर से पूछ लीजिएगा, कल इसी टाइम 5 बजे, मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे, अगर लेट होता है तो 6 बजे। मैं क्योंकि सुबह तो आपको पता है मैं कहाँ जाता हूँ, तो मैं मोस्टली 5 या उसके बाद ही ऑनलाइन हो सकता हूँ, और मैं कल आऊँगा, पक्का आऊँगा। और जो बाकी क्वेश्चंस आंसर करने के लिए रह गए हैं, या जो चीज़ें बाकी रह गई है, जो एक टॉपिक बाकी रह गया है कि जो इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंस का केस है, कि फीमेल में प्रॉब्लम होने की वजह से या मेल में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ के लिए कैसे एड्रेस कर सकते हैं,
उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि लंग्स, अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अगर आपके पास एक्यूलाइफ है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। खुद भी लीजिए और पूरे परिवार को दीजिए, नहीं तो जो आपके परिवार में जो भी लोग 50-55 साल से ऊपर की उम्र के हैं या आप खुद उससे ऊपर की उम्र के हैं, तो अभी के टाइम के लिए डेफिनेटली अस्थमा, लंग्स और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी थोड़ी थोड़ी देर थेरेपी लेना शुरू कर दें। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप कोरोना प्रूफ हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी तरफ से। मैं कोई ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड है ये मेरा स्टेटमेंट। आप अपने अस्थमा के पॉइंट्स पे और जिन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो जो गैस्ट्रो वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे थेरेपी लेना शुरू कर दीजिए। घर में बैठे हुए हैं, काम धाम भी कुछ है नहीं खास, अभी फ्री भी रहते हैं, तो पूरे परिवार को लेने के लिए बोलिए। खास तौर पे जिन लोगों की इम्यूनिटी पुअर है या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको ज़रूर बोलिए, आप कोरोना प्रूफ हो जाएंगे। अगर इन्फेक्शन हो भी गया किसी वजह से तो वो एडमिट होने लायक इन्फेक्शन नहीं होगा अगर आप वो थेरेपी लेना शुरू कर देते हैं। और सप्लीमेंट्स में आप जिंक, मल्टीविटामिन, टी पॉली, OPC, ये सब, ओमेगा, कोएंजाइम, ये सब खा सकते हैं। जिंक और मल्टीविटामिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप खा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। ये लॉकडाउन पता नहीं कितने दिनों तो चलेगा, लेकिन लॉकडाउन के बहुत सारे फ़ायदे भी हो रहे हैं। अब आए दिन टीवी पे देखते होंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि जलंधर से, अभी कुछ टाइम पहले मैं जलंधर गया था, आदमपुर, लेकिन वहाँ से 90-95 किलोमीटर दूरी है धर्मशाला, लेकिन वहाँ से पहाड़ नहीं दिखते थे हिमाचल के। लेकिन बहुत साल, बता रहे लोग 40-50 साल के बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद जलंधर से धर्मशाला के पहाड़, हिमाचल के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। और पोल्यूशन तो आप देख सकते हैं, आसमान, मुझे तो लगता है कि जो भी 12-15 साल से कम के बच्चे होंगे उन्होंने कभी शहरों में कभी आसमान में तारों को टिमटिमाते नहीं देखा होगा, इतना पोल्यूशन रहता था। तो आसमान क्लियर है, दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो। अभी अगर मैं अपनी खिड़की से बाहर देख पा रहा हूँ, आसमान इतना क्लियर है कि अभी से चांद दिखना शुरू हो गया है। तो आसमान क्लियर है, हवा साफ़ है, पोल्यूशन एकदम से ख़त्म हो चुका है, साउंड पोल्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व हो रही है, हमारे रिसोर्सेज कंजर्व हो रहे हैं, सड़कों पे वाइल्ड एनिमल्स आने लगे हैं, उनकी ज़िंदगी सुधर गई है। और गंगा यमुना का मतलब सरकारों ने, सारी सरकारों ने वादा किया, कोई नहीं कर पाया, अरबों रुपए फूंक दिए गंगा और यमुना को साफ़ करने के नाम पे। लेकिन पहली बार यमुना और गंगा में पानी इतना साफ़ है कि नीचे उसका पूरा साफ़ दिख रहा है, पानी में क्या है। तो हमारे पास जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो उसके अपने फ़ायदे भी हैं, तो घबराइए मत। नेचर अपने आप को बैलेंस करती है और वो बैलेंस कर रही है। तो अपने घर में रहिए, परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, रोजी रोटी की वजह से जो हम नहीं दे पाते थे वक्त, बहुत सारी कमियां रह गई होंगी लाइफ में, बहुत सारे शौक़ पूरे रह गए होंगे, कोई हॉबी होगी। एक्सरसाइज रोज़ ज़रूर कीजिए, पूरे परिवार को एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, खुद भी लीजिए, DCM की थेरेपी कीजिए, पढ़िए, किताबों को पढ़िए, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। हो सकता है आपका बिजनेस चल रहा हो सकता है बिजनेस बहुत अच्छा ना चल रहा हो अभी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये जो पीरियड है अगर आप इसमें नॉलेज गेन कर लिया, हम लोग सेल हो या ना हो उस पर फोकस नहीं है, हमारा फोकस है ट्रेनिंग पे, कि हम चाहते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में इतने सारे लीडर्स और इतनी ट्रेनिंग आपको पूरे लाइफ में, मुझे लगता है कभी किसी, जो लोग 10 साल से 15 साल से भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, उन्होंने इतने दिन में जितना सीखा होगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है बहुत सारे लीडर्स से, सीनियर लीडर्स से, इतना आपको कभी, और ये शायद जब नॉर्मल रूटीन में लोग आ जाएंगे तो, क्योंकि मैं अब जब दिन में अगर कहीं एक जगह ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे तो ट्रैफिक में गुजारना पड़ता है, तो इतना टाइम लोगों को नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए कि किसी को भी आप प्लान दें, प्रेजेंटेशन दें, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं तो वो आपको ना बोल ही ना सके। तो आपके पास अपने आप को मजबूत बनाने का, ताकतवर बनाने का, कोई गिरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता उसको, इस इंसान को जिसमें मजबूती होती है। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, जानकारी अगर है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। थैंक यू, स्टे सेफ।